फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी कर्स। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग और वांग जी जो कि एम्पर वी वुशान और एम्पर लान वांग जी थे, उनकी लव स्टोरी बहुत अच्छे से चल गई थी और उनके राज्य एक हो गए थे। लोग भी बहुत खुश थे और पास्ट में मौजूद सभी वांग जी और वुशान की लाइफ बिल्कुल सेटल डाउन हो चुकी थी। सबको अपना प्यार मिल चुका था, शादी हो चुकी थी और उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। कर्ज टूट चुका था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। अब हम अपने मॉडर्न वांग शांगवन की तरफ देखते हैं, जहाँ वो लोग अपने उस घर में टेलीपोर्ट होते हैं जहाँ वांग जी जो कि काफ़ी ज़्यादा इन सब चक्करों की वजह से उसका सर घूमने लगा था। वांग जी और विंग दोनों को ही डिजी फील हो रहा था और दोनों ज़मीन पर गिर जाते हैं। तभी वो मौजूद गुरुजी जो कि उन्हें पास्ट में लेकर गए थे, वो उन दोनों को देखते हैं। उनके होठों पर एक छोटी सी स्माइल आती है। उन दोनों को उठाते हैं, अपने आश्रम में लेकर जाते हैं और साथ में उनका थोड़ा इलाज करते हैं, क्योंकि इस तरीके से टाइम ट्रैवल करने से इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इनकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी, इनकी जो पावर्स थी, इनकी जो एनर्जी थी, वो मैजिकल पावर्स जो कि इनके ही ह्यूमन रूप में वहाँ मौजूद थी, वो भी इनकी बॉडी में आ जाती है। इन्हें वापस अपनी पावर फील होती है, लेकिन इस बार और भी ज़्यादा, क्योंकि इनकी पावर इंक्रीज हो चुकी थी। और ये चीज़ देखकर गुरुजी और भी ज़्यादा खुश होते हैं। वो भगवान से इनके लिए बहुत सारी प्रार्थना करते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो। पूरे 12 घंटे आराम करने के बाद वांग जी की आंखें खुलती है। वो देखता है वो किसी की बाहों में है जिसने उसे बहुत टाइटली होल्ड कर रखा है और उसका एक पैर वांग जी के ऊपर है, हाथ भी वांग जी के बिल्कुल ऊपर है। उसने वांग जी को कॉलर बियर की तरह बिल्कुल रैप कर रखा है। वांग जी को थोड़ा अजीब लगता है, जकड़न महसूस होती है। वांग जी अपनी उन पलकों को उठाकर उस चेहरे की तरफ देखता है, उस इंसान को देखता है जिसकी ये हरकत है। तभी वांग जी की आंखें उन बंद पलकों को देखती है जो कि अभी बंद थी और वहीं उसकी वो गोल्डन आइज उस फेस को देखने लगती है जो पर्सन उसके पास लेटा हुआ था। वांग जी के होठों पर ऑटोमेटिकली एक स्माइल आती है। इस पर्सन ने उसका बहुत साथ दिया है। हालांकि वांग जी पहले से इरिटेट होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था, बल्कि अब वांग जी इस पर्सन के करीब रहना चाहता है। वांग जी अपने हाथ को बड़ी मुश्किल से आज़ाद करता है और उससे विंग के बालों में फहराने लगता है, क्योंकि वांग जी को बाहों में लेकर सोने वाला विंग ही था। वांग जी धीरे धीरे विंग के सिल्की बालों में अपनी उंगलियां फुराने लगता है। विंग के बाल जो कि काफ़ी सॉफ्ट थे, बिल्कुल किसी फर की तरह, और वहीं उसकी शार्प फेशियल फीचर्स वांग जी देख रहा था। धीरे धीरे वो अपने हाथों को विंग के गालों पर, विंग की उन लॉन्ग आईलैशेस पर हर जगह फिराने लगता है, विंग की उन भौं पर, और वो धीरे धीरे विंग की नोज़ को टच करता है, जिसे देखकर वांग जी कहता है, एक टाइम पर इस नाक पर हमेशा गुस्सा रहता था। मैं उस लड़के को इस लड़के के साथ कंपेयर ही नहीं कर सकता जो कॉलेज में बिल्कुल किसी मवाली की तरह रहता था, जिसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी, जो हर किसी को अपने पैरों की जूती समझता था। आज वो लड़का इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो चुका है, जिसने अपनी फैमिली के इतने सालों से चले आ रहे कर्ज को तोड़ दिया। सच में इस लड़के का कोई जवाब नहीं। वांग जी जो कि विंग के फेशियल फीचर्स को देखते हुए ये सब सोच रहा था, तभी उसके कानों में किसी की सॉफ्ट वॉइस जाती है, लानजान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे किस चाहते हो? ये सुनते ही वांग जी की नज़रें जो कि कहीं खो चुकी थी, वो धीरे से अपनी उन नज़रों को उन आँखों से मिलाता है। वो सिल्वर आइज़ उन गोल्डन आइज़ को देखने लगती है और उस पर्सन के होठों पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। विंग मुस्कुराकर वांग जी को देख रहा था। वहीं विंग की बात याद आते ही वांग जी के कान हल्के से लाल हो जाते हैं। वो विंग को खुद से थोड़ा दूर धकेल कर कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? और ये बोलकर वो उस
तख्त से उठने लगता है जो कि वुडन का बना हुआ था। और ये देखकर विंग पीछे से वांग जी को गले लगा लेता है। वांग जी जो कि नीचे उतरा ही था, उसके पैरों ने सिर्फ ज़मीन को छुआ ही था, उससे पहले ही विंग ने उसे टाइटली अब उसकी बैक से होल्ड कर लिया था। वांग जी अपने कंधों को हल्का सा झनझनाते हुए कहता है, विंग छोड़ो मुझे। जिस पर विंग अपने फेस को, अपनी नोज़ को वांग जी के नेक पर रब करते हुए कहता है कि सच में लांजान, तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो? क्या अभी भी तुम मुझसे नफरत करते हो? क्या अभी भी हमारे बीच की वो दुश्मनी कायम है? क्या अभी भी तुम ऐसे ही बिहेव करोगे? क्या कभी भी हम साथ नहीं हो सकते? ये सुनते ही वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग की तरफ देखता है, जहाँ विंग की आंखों में सिंसियरिटी थी, लॉयल्टी थी और वांग जी के लिए बहुत सारा प्यार। ये देखकर वांग जी धीरे से विंग के फेस को होल्ड करता है और उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, इडियट, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हें क्या लगता है? क्या मैं तुम्हारे साथ इस इतने लंबे सफ़र पर चलता? क्या मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला लेता? उस टाइम ट्रैवल की जर्नी में हमारी डेथ भी हो सकती थी, हम कभी वापस भी नहीं आ सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने जाना चूज़ किया सिर्फ तुम्हारे साथ। इसका मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, इडियट? ये सुनते ही वेंग कहता है, मैं समझ तो गया था, लेकिन बस तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। और ये बोलकर वो वांग जी को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है, हक कर लेता है। तभी उन्हें किसी ओल्ड मैन के खांसने की आवाज़ आती है, जो सुनकर वो दोनों पलट कर उस तरफ देखते हैं जहाँ वो गुरुजी अपनी नज़रों को फेर कर अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करके खड़े थे। ये देखकर विंग और वांग जी को थोड़ा शाय फील होता है। विंग वांग जी से अलग होता है, वो दोनों नीचे उतरते हैं और इस पर्सन को ग्रीट करते हैं, क्योंकि इसी ने ही उनकी इतने पुराने कर्ज को तोड़ने में हेल्प की थी। जहाँ सबने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ इस पर्सन ने उनका साथ दिया था। विंग उनसे पूछता है, आप ने हमारी इतनी हेल्प की, लेकिन अभी तक हमें आपका नाम भी नहीं पता, क्या अब हमें अपना नाम बता सकते हैं महाशय? जो सुनकर वो गुरुजी हल्की से स्माइल करके कहते हैं, हमारे यहाँ जल्दी से किसी को अपना नाम नहीं बताया जाता। ये सुनकर विंग थोड़ा कंफ्यूज होता है, जो देखकर गुरुजी हल्का सा हंसकर कहते हैं, ये आश्रम मेरा ही है, मैं काशी का सिर्फ एक छोटा सा पंडित हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, आप मजाक कर रहे हैं ना? ये सुनकर वो गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, मेरी बहुत सारी पीढ़ियाँ यहाँ पर मौजूद थी और यहीं पर रहते थे, लेकिन कुछ वजह से सब लोग यहाँ से चले गए, लेकिन मेरे पूर्वजों की वजह से मुझे ये सारी पावर्स मिली और इसी वजह से मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर वेंग कहता है, आपकी पावर तो बहुत ज़्यादा है। जिस पर वो गुरुजी कहते हैं, ये इतनी भी ज़्यादा नहीं है, टाइम को कंट्रोल करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये सुनकर विंग पूछता है, अब आपने क्या सेक्रीफाइस किया हमारे लिए? ये सुनकर वो गुरुजी कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस बार मैंने कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया। हालांकि ये थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन लगता है कोई और भी तुम्हारी मदद कर रहा था टाइम को इस तरीके से मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि इतना लंबा पीछे मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। इसका मतलब किसी और ने भी तुम्हारी हेल्प की है। ये सुनकर विंग और वांग जी शॉक होते हैं, लेकिन तभी उन्हें वॉचिंग की याद आती है और शीलियान की, और वो समझ जाते हैं कि शायद इन गॉड्स ने ही उनकी हेल्प की है, क्योंकि वो शायद अपने बच्चों में से अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, जिसकी डेथ पहले हो गई थी। और ये सोचकर विंग और वांग जी एक बार आसमान की तरफ देखते हैं, जैसे वो देख रहे हो वाचिंग और शेलियान को, और वहीं ये देखकर गुरुजी हल्का सा हंसकर कहते हैं, तुम क्या देख रहे हो? जिस पर वो दोनों स्माइल करके कहते हैं, कुछ नहीं। फिर वो गुरुजी उन्हें देखकर कहते हैं, अब तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो, इसलिए तुम जा सकते हो। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, आपने हमारी इतनी हेल्प की, अगर आप चाहें तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप बताइए, हम आपको क्या दे सकते हैं? जिस पर गुरुजी कहते हैं, हमारे यहाँ मदद के बदले में कुछ दिया या लिया नहीं जाता, मदद बिना किसी मोह के की जाती है। जिस पर विंग कहता है, मोह मतलब? जिस पर गुरुजी हंसकर कहते हैं, मोह मतलब बिना किसी इच्छा के।
मैंने तुम्हारी मदद बिना किसी इच्छा के की है, इसलिए इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। ये सुनकर विंग और वांग जी को थोड़ा तो अजीब लगता है, लेकिन फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और वहीं वो गुरुजी उसे जाते हुए देखते हैं और अपने हाथों को जोड़कर कहते हैं, भगवान तुम्हारी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ ही रखें, जैसे तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा हरी भरी रहे, क्योंकि तुम लोगों ने अपने पास्ट में बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और इसी सेक्रीफाइस की वजह से आज तुम्हें ये ज़िंदगी मिली है और इस ज़िंदगी को तुम अच्छे से जीना। और ये बोलकर वो फिर से अपनी उस छोटी सी कुटिया में वापस चले जाते हैं और वहीं विंग और वांग जी लंबे सफ़र के बाद सीधा अपने घर आते हैं, जहाँ वो चाइना आते हैं और फिर उसके बाद बीजिंग जाते हैं जहाँ उनका खुद का घर था। वो अपनी फैमिली में जाते हैं, जहाँ यान ली, जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड थी अपने ब्रदर्स की वजह से, उसे लग रहा था कि पक्का विंग को कुछ हो गया होगा, इसीलिए वो वापस नहीं आया, क्योंकि विंग को यहाँ से गए हुए अब 2 महीने हो चुके थे और यान ली और आचिंग की तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वहीं इस बार तो मैडम यू और जांग फैंगमिया भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे विंग के लिए, क्योंकि भले ही मैडम यू विंग के बारे में कितना भी बुरा भला बोलती हो, कुछ भी सोचती हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में अब विंग के लिए फीलिंग्स जागने लगी थी और वो विंग को एज अपना चाइल्ड ही देखती थी। मैडम यू काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद थी, लेकिन फिर भी उनकी ज़बान से वो ताने अभी भी ख़त्म नहीं हो रहे थे। वो बार बार यानली को ताने देती रहती थी कि उसी की वजह से विंग यहाँ से गया है, क्योंकि वो अपनी शीजे को मरते हुए नहीं देख सकता और यानली भी इस वजह से खुद को कसूरवार ठहरा चुकी थी और वो भी इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी। अब हम विंग को देखते हैं, जो कि मैडम यू की बातें सुन रहा था, जहाँ मैडम यू यानली के खाने को देखकर चिल्लाकर कहती हैं, तुम्हें सिर्फ अच्छा खाना ही बनाना आता है यानली, और कुछ भी नहीं। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे दोनों भाइयों की जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, लेकिन तुम्हारी हरकतों से देखकर नहीं लगता कि तुम अपने दोनों भाइयों की जिम्मेदारी को अच्छे से निभा पा रही हो। देखो विंग कहाँ चला गया है, अभी तक वापस भी नहीं आया। जो सुनकर यानली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। आचिंग यानली को संभालता है, मैडम यू को घूरते हुए कहता है, आंटी यू मेरी बहन को इस तरीके से बोलना बंद कीजिए, इस तरीके से बोलने से विंग वापस नहीं आ जाएगा और आप इस तरीके से हरकत करना बंद कीजिए, वरना मैं आपका यहाँ आना जाना बंद करा दूंगा। ये सुनकर मैडम यू अपने पास से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर उस टेबल पर फेंक कर कहती है, ये घर आज से मेरा है और तुम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते। जो सुनकर यानली और आचिंग शॉक हो जाते हैं। तभी मैडम यू उसमें दिखाती है, जहाँ अचानक आचिंग देखता है कि उसमें विंग का डेथ सर्टिफिकेट है, यानी कि मैडम यू ने विंग को डेथ डिक्लेयर कर दिया है। ये देखकर आचिंग फिर उन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स को देखता है, जहाँ आचिंग और यानली के साइन थे। ये देखकर आचिंग कहता है, ये साइन आपने कहाँ से करवाए? जिस पर मैडम यू एक इविल स्माइल के साथ कहती है, तुम लोग अब कोई भी फाइल पढ़ने से पहले उस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैंने चुपके से तुम दोनों के साइन ले लिए और तुम्हारा वो भाई, छोटा भाई जिसकी ऑलरेडी मैंने डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया है, वो तो मर चुका है और अब से ये पूरी प्रॉपर्टी, ये सब कुछ अब से मेरा है, बिजनेस भी सब कुछ मेरा है। और ये बोलकर मैडम यू बड़े ही रहीसी से जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाती है। तभी किसी के पीछे से बहुत ही गुस्से भरी और डरावनी आवाज़ आती है, ओह रियली आंटी यू, आपको क्या लगता है कि आप इस तरीके की ट्रिक्स खेलकर मेरे फादर की बनाई हुई मेहनत की कमाई को ले सकती हैं? और ये सुनते ही मैडम यू कहती है, मैं ले क्या सकती हूँ, मैं तो ऑलरेडी ले चुकी हूँ। लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि आवाज़ ना तो यानली की थी ना ही आचिंग की। वो पलट कर देखती है, जहाँ विवुशान अपने उन ब्लैक क्लॉथ्स में खड़ा था। विंग की आँखें जो कि बिल्कुल डार्क हो चुकी थी। विंग अपने हाथ को हल्का सा स्ट्रेच करता है, तभी उसके हाथ में एक ब्लू कलर की लाइट चमकती है और एक रॉप उसके हाथ में आ जाती है। ये बिल्कुल किसी चाबुक की तरह थी। विंग उसे सीधा ज़मीन पर पटकता है और मैडम यू की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मैडम यू के तो होश उड़ जाते हैं। वो चिल्ला कर कहती है, तुम भूत हो ना?
इस पर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपके लिए तो भूत ही हूँ। और ये बोलकर वो मैडम यू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी जियांग फैंग में आगे आकर कहते हैं, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, वो तुम्हारी आंटी है, इस तरीके से बिहेव मत करो। लेकिन तभी विंग उस रोप को सीधा जियांग फैंग मिया की तरफ थ्रो करता है और जियांग फैंग मिया के चारों तरफ वो रोप लिपट जाती है और उन्हें उस रोप में बांध देता है। जियांग फैंग मिया कोशिश करते हैं लेकिन उसे नहीं छुटा पाते क्योंकि विंग की पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो मैडम यू की तरफ बढ़ने लगता है। अचानक घर का सारा सामान हवा में उड़ने लगता है। ये देखकर मैडम यू कहती है, तुम विंग नहीं हो सकते, विंग 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 मर चुका है। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, हाँ आपकी नज़रों में विंग मर चुका है। और ये बोलकर विंग वहाँ जाता है, उन प्रॉपर्टी पेपर्स की तरफ देखता है और सीधा उनकी तरफ अपनी एक फिंगर पॉइंट करता है। वो प्रॉपर्टी पेपर्स जलने लगते हैं। ये देखकर मैडम यू किसी पागल की तरह भागकर उन प्रॉपर्टी पेपर्स को बुझाते हुए कहती है, मेरी प्रॉपर्टी, ये तुमने क्या किया, तुमने इन्हें क्यों जला दिया, इन्हें ठीक करो, अभी क्या, इन्हें ठीक करो, तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, इन्हें ठीक करो। और ये बोलकर वो किसी पागल की तरह उन प्रॉपर्टी पेपर्स को बचाने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन वो जल चुके थे। विंग ने उन्हें अपनी उस फ्लेम से जलाया था जिसका इस्तेमाल वो बहुत रेयरली करता है, जो कि उसकी डेमोनिक फ्लेम थी, क्योंकि विंग अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा था। विंग के चारों तरफ ब्लैक एनर्जी आने लगती है। ये देखकर मैडम यू कहती है, तुम एक डीमन बन चुके हो, तुम विंग नहीं हो, तुम विंग नहीं हो, तुम कोई भैरवी हो, नहीं तुम डीमन हो, नहीं तुम शैतान हो। और ये बोलकर वो विंग की तरफ चीज़ें थ्रो करने लगते हैं। विंग उन चीज़ों से बड़े ही ईजिली बचता है, अपनी फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करता है और एक झटके से मैडम यू के पास जाता है और उनकी गर्दन बहुत टाइटली अपने हाथ में पकड़कर उन्हें आसमान पर उठाकर और सीधा ज़मीन पर फेंक कर कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को हथियाने की, आपको क्या लगता है आप ये कर सकती है? बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि मेरे फादर ने मुझे कहा था कि मैं आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करूं, लेकिन नहीं, आप तो इस लायक ही नहीं है आंटी यू, आप तो मरने के लायक हैं। और ये बोलकर विंग उनके गले को और भी टाइटली दबाने लगता है। मैडम यू को ऐसा लग रहा था उनका दम घुट रहा है, वो जल्दी ही मरने वाली है, लेकिन विंग उन्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो अपने हाथ को हटा लेता है। मैडम यू ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगते हैं। तभी विंग एक चाकू उठाता है, मैडम यू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी यानली वहाँ आकर विंग को हक कर लेती है। विंग यानली को एक हाथ से होल्ड करता है और अपनी मदर को मैडम यू को घूरने लगता है। तभी यानली विंग को हक करके कहती है, विंग तुम वापस आ गए, विंग तुम जिंदा हो, सच में तुम जिंदा हो। जिस पर विंग मैं यानली को संभालते हुए कहता है, शीजिए मैं आपसे थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ, पहले मैं इस लड़े को ठिकाने लगा दूँ। तभी यानली अचानक से पलट कर कहती है, तुम विंग फिक्र मत करो, इन्हें तो मैं ठिकाने लगाऊंगी, इन्होंने जो कुछ भी किया है इन्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम्हारे ज़िंदा रहते हुए इन्होंने तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट बनवा दिया, इन्हें मैं इतनी ईजीली नहीं मारना चाहती। ये सुनकर विंग अपनी शिजे को देखता है जो कि अपने अलग ही अवतार में आ चुकी थी। ये देख विंग के चेहरे पर एक स्माइल आता है और वहीं आचिंग भी विंग को होल्ड करके टाइटली गले लगा लेता है और विंग को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लेता है। ये देखकर विंग कहता है, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गए आचिंग। जिस पर आचिंग उसके पीठ पर हिट करते हुए कहता है, इडियट, ये तुमने क्या किया, मैं कितना ज़्यादा डर गया था, कोई खबर तो दे देते। जिस पर विंग कहता है, मैं टाइम ट्रैवल कर रहा था, वह खबर कैसे देता। जिस पर आचिंग कहता है, मतलब। जिस पर विंग कहता है, हमने वो कर्ज तोड़ दिया। ये सुनते ही यानली जो कि मैडम यू की तरफ बढ़ रही थी, मैडम यू जो कि डर से काँप रही थी, वो भी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। विंग की तरफ देखती है। यानली शॉकिंगली पूछती है, विंग तुम क्या कह रहे हो। जिस पर विंग खुशी से कहता है, हाशी जी वो कर्ज टूट चुका है, अब हमारी फैमिली में किसी भी पर्सन की डेथ 30 साल की एज में नहीं होगी, आप बहुत लंबी ज़िंदगी जी सकती हैं जब तक आप हेल्दी रहेंगी और आप कभी भी बीमार नहीं होंगी। ये सुनते ही मैडम ये चिल्ला कर कहती है, ये नहीं हो सकता, वो कर्ज इतने सालों से तुम्हारी फैमिली में था, ये नहीं हो सकता, तुम्हारा कर्ज नहीं टूट सकता। इस पर मैडम यू की तरफ देख कर कहता है, वो कर्ज ऑलरेडी टूट चुका है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप यानली शिजे की
पूरी लाइफ अपनी आंखों से देख सकती है। फिर वो यान्नी की तरफ देखकर कहता है, शीजिए इन्हें मत मारना, क्योंकि मैं इन्हें दिखाना चाहता हूँ कि मेरी शीजिए कितनी लंबी ज़िंदगी जी सकती है। ये सुनकर यान्नी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है कि अब वो भी अपने छोटे से बच्चे को बड़े होते हुए देख पाएगी, वो भी उसकी ग्रोथ देख पाएगी, सब कुछ देख पाएगी। यान्नी काफ़ी खुश होती है और वहीं वाचिंग भी इस चीज़ से काफ़ी खुश होता है और वो लोग इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लान वांग जी अपने घर आता है, वो देखता है लान सिचन और मैंग्याओ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इधर उधर घूमे जा रहे हैं। लेकिन तभी लान वांग जी अंदर आकर ज़ोर से चिल्लाता है, ब्रदर। लेकिन लान सिचन को ये आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये उनका वहम है, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि वांग जी ज़ोर से चिल्लाएगा, ब्रदर। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तभी वांग जी दौड़ कर जाता है सीधा लान सिचन, जो कि बैक करके इधर उधर घूमे जा रहे थे, काफ़ी टेंस थे। वांग जी एक जंप लगाता है और सीधा लान सिचन की बैक पर जंप करता है। लान सिचन को तो पूरा हार्ट अटैक ही आ चुका था, आखिर उनका शांत रहने वाला भाई अचानक ये मंकी कैसे बन गया। वांग जी लान सिचन को बैक से हक करता है, उनके बैक पर पूरी तरीके से चढ़ ही जाता है, उन्हें गोल गोल घुमाते हुए कहता है, गगा मैं बहुत खुश हूँ, सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस पर लान सिचन जो सदमे में थे, मैंग्याओ जो कि हैरानी से वांग जी को देख रहा था। वांग जी को याद आता है वो तो अपनी पर्सनैलिटी से बाहर जाकर बात कर रहा है। ये सोचकर वांग जी नीचे उतरता है, अपने कपड़ों को थोड़ा सही करता है और फिर वो लान सिचन की तरफ देखता है। सिचन जो कि आंखें फाड़े फाड़े अभी भी वांग जी को ही देख रहे थे, वांग जी उन्हें हक करता है और सीधा लान सिचन को उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। लान सिचन वांग जी के कंधे को पकड़ कर कहते हैं, वांग जी तुम्हें किसकी सोल आ गई है। जिस पर वांग जी अपने ब्रदर को और तेज़ी से घुमाते हुए कहते हैं, ब्रदर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिस पर लान सिचन वांग जी को पहले रोकते हैं, नीचे उतरते हैं, उनका तो सर ही घूमने लगा था। वांग जी उन्हें बैठाता है, लेकिन वो उन्हें एक पल भी नहीं छोड़ता। लान सिचन खुद को संभालते हैं, वांग जी की तरफ देखते हैं। उनके इमोशंस जो कि पहले तो थोड़े शॉकिंग वाले थे, अब वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुके थे। वांग जी के चिक्स को पकड़ते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं, वांग जी तुम वापस आ गए। जिस पर वांग जी कहता है, जी ब्रदर मैं वापस आ गया। जिस पर लान सिचन उसके बालों को सहलाते हैं, उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो। जिस पर वांग जी हाँ में सर हिलाता है। लान सिचन उससे और भी कुछ पूछते, तभी वांग जी कहता है, ब्रदर मुझे आपको एक गुड न्यूज़ देनी है। जिस पर लान सिचन पूछते हैं, कैसी गुड न्यूज़। तभी मैंग्याओ कहता है, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। जिस पर वांग जी मैंग्याओ को घूर कर देखता है, जिस पर मैंग्याओ हंसने लगता है। तभी लान सिचन पूछते हैं, बताओ वांग जी कौन सी गुड न्यूज़। जिस पर वांग जी लान सिचन के फेस को होल्ड करता है और खुशी से कहता है, गगा मैंने कर्ज तोड़ दिया। ये सुनते ही लान सिचन पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। मैंग्याओ जो हंस रहा था उसकी भी हंसी रुक जाती है, वो वांग जी की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। लान सिचन कहते हैं, वांग जी क्या तुम सच बोल रहे हो। इस पर वांग जी की आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि उसने फाइनली अपने गगा को बचा लिया। वांग जी हाँ में सर हिलाकर कहता है, हाँ गगा मैंने कर्ज तोड़ लिया, अब हमारी फैमिली में किसी की भी डेथ 30 साल की उम्र में नहीं होगी। कोई भी इतनी जल्दी नहीं मरेगा, सिर्फ अपनी एज की वजह से ये कर्ज अब टूट चुका है। ये सुनकर लान सिचन कहते हैं, ये सब कैसे हुआ वांग जी, तुमने कर्ज कैसे तोड़ा। तुम तो किसी से पूछने गए थे ना कि किसी प्रीस्ट ने किया। जिस पर वांग जी नाम सर हिलाकर कहता है, गगा ये बहुत लंबी स्टोरी है। जिस पर लान सिचन कहते हैं, तो तुम मुझे स्टोरी शॉर्ट में बता दो। जिस पर वांग जी कहता है, बताऊंगा लेकिन थोड़ी देर रुकिए, अभी कुछ गेस्ट आने वाले हैं। वहीं विंग जो कि यानली के साथ था, वो यानली को देखता है, जहाँ यानली विंग के लिए काफ़ी टेस्टी फूड बनाने के लिए जाने वाली थी। तभी विंग कहता है, शीजिए मुझे आपसे कुछ और ज़रूरी बात करनी है। जिस पर यानली कहती है, हमने उस कर्ज को तोड़वाया है, इससे बड़ी गुड न्यूज़ और क्या होगी, हम तो सेलिब्रेट करने वाले हैं। जिस पर विंग कहता है, अकेले अकेले सेलिब्रेट करना इतनी अच्छी बात नहीं है शीजिए। जिस पर यानली कन्फ्यूज हो जाती है। तभी विंग यानली और आचिंग के हाथ को पकड़ कर कहता है, मैं तुम लोगों को कहीं लेकर जाना चाहता हूँ जहाँ हम सेलिब्रेट करेंगे। जिस पर यानली कुछ पूछती
तभी विंग कहता है बिना किसी सवाल के चलिए सीजे, क्या आप जानना नहीं चाहते कि मैंने कर्ज कैसे तोड़ा। इस पर यानली को याद आता है कि हाँ उसने तो पूछा ही नहीं। फिर विंग कहता है शीजे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले आप मेरे साथ चलिए। और ये बोलकर वो उन दोनों को कार में लेकर जाता है। साथ में मैडम यू जांग फेंगमिया को घर में ही लॉक कर देता है। हालांकि जांग फेंगमिया की कोई गलती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं रोका, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, इसलिए उन्हें भी उनकी वाइफ के साथ ही वही घर में लॉक कर दिया जाता है। विंग वहाँ पर एक बहुत स्ट्रांग बैरियर लगा देता है ताकि कोई भी ना घर में आ सके ना घर से बाहर जा सके, ना कोई आवाज़ आए ना कुछ और वो कार लेकर सीधा वांग जी के घर पहुंचता है। वही जांग चेन जैसे ही लान हाउस देखता है वो विंग की तरफ देखकर कहता है विंग तुम हमें इन लोगों के घर क्या लेके आए हो। जिस पर विंग कहता है चलो अंदर। वही यानली और आचिंग फिर बिना किसी सवाल के अंदर जाते हैं, जहाँ वांग जी ने पूरी तैयारी कर ली थी, बहुत सारे बलून्स वगैरह सब कुछ लगा लिए थे, बिल्कुल पार्टी का माहौल बना लिया था। उन्होंने किसी गेस्ट को तो इनवाइट नहीं किया क्योंकि ये दोनों फैमिली ही इस चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी और की बुरी नज़र लगे। और वो पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, खाने में बहुत सारी चीज़ें मंगा रखी थी, यहाँ तक कि उन्होंने वाइन भी मंगाई थी जो कि लांस बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकते, लेकिन वी बहुत अच्छे से वाइन पी सकते हैं। वहीं मैंगो तो ये देखकर हैरान था कि लांस के हाउस में वाइन, वो तो वांग जी को देखकर कह रहा था वांग जी तुम ये क्या कर रहे हो, वाइन तुम्हें पता है ना अगर तुम्हारे गगा ने थोड़ी भी वाइन पी ली तो पूरा हंगामा हो जाएगा। जिस पर लांस शिचन कहते हैं मैं इतना भी ज़्यादा हंगामा नहीं करता, तुम्हें पता है ना अगर वांग जी ने वाइन पी ली तो ये क्या ही करेगा। इस पर वांग जी कहता है गगा फिक्र मत कीजिए, ना मैं वाइन पीने वाला हूँ ना आप, ये वाइन जिनके लिए है वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाइन को कैसे हैंडल करना है। सुनकर लाल सिचन और मैंगो को तो कुछ समझ में नहीं आता। तभी डोरबेल रिंग होती है, ये देख अंगजी कहता है लगता है वो लोग आ गए। ये बोलकर वो दरवाज़ा खोलता है। लाल सिचन और मैंगो भी पूरे एक्साइटमेंट के साथ देखना चाहते थे अंगजी ने किन्हें इन्वाइट किया है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है सामने वी फैमिली खड़ी थी, जिसे देखकर मैंगो और लाल सिचन को कुछ समझ में नहीं आता। वांग जी सबको अंदर ग्रीट करके इनवाइट करता है, सब लोग अंदर आते हैं। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वांग जी ने कपड़े चेंज कर लिए थे, अब उसने बिल्कुल वाइट कलर के ही रॉब पहने हुए थे। इनके चेहरे पर एक स्मॉक आता है, वो वांग जी की वेस्ट पे हल्का सा पिंच करके कहता है बहुत खूबसूरत लग रहे हो। ये सुनकर वांग जी के कान हल्के से रेड हो जाते हैं और वो विंग को घूर कर कहता है शट अप। जिस पर विंग बस वांग जी को देखकर स्माइल करता है। वो दोनों अंदर आते हैं, देखते हैं कि लाल सिचन और यानली और वही मैंगा और जांगचन अजीब नज़रों से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। आखिर इतने सालों तक इनकी फैमिली में दुश्मनी रही थी, भला इतनी जल्दी दोस्ती कैसे हो सकती थी। ये सब देखकर वांग जी कहता है हमें सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। जिस पर विंग कहता है हाँ बिल्कुल, और बोलकर वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे अपने साथ लेकर आता है। तभी यानली कहती है विंग तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो। जिस पर तभी लाल सिचन भी कहते हैं वांग जी तुमने इन लोगों को क्यों इन्वाइट किया। जिस पर विंग कहता है क्योंकि हम लोग जल्दी ही रिलेटिव बनने वाले हैं। ये सुनते ही वो लोग शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, फिर उन दोनों की तरफ देखते हैं जो कि सबसे अलग ही खड़े थे। यानली विंग से पूछती है विंग ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, कैसे रिलेटिव, हम तो दुश्मन है ना। जिस पर विंग कहता है शिजिए दुश्मनी छोड़ भी दीजिए, अब तो आपको अच्छे से सबको ग्रीट करना चाहिए। जिस पर यानली विंग को घूरने लगती है। जिस पर विंग सीधा वांग जी के चिक्स पर किस कर देता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लाल सिचन का मुंह खुला का खुला रह जाता है, मैंगो गिरते गिरते बचता है। यानली के हाथ में जो उसका फ़ोन था उसे तो ज़मीन पर गिरता है। आचिंग एक चेयर को पकड़ लेता है और वो लोग यह नज़ारा बड़ी ही हैरानी से देख रहे थे। वहीं वांग जी अपना मुंह खोलकर विंग को देखकर कहता है विंग। जैसे ही वो ज़ोर से विंग का नाम चिल्लाता है, विंग वांग जी के हाथों को पकड़कर उस पर किस करता है और फिर बिना किसी को देखे सीधा अपने घुटने पर बैठता है। उसने अपने घर से चुपके से एक रिंग भी ले ली थी, वो उस रिंग को वांग जी के सामने ओपन करता है और बड़े ही प्यार से कहता है वांग जी क्या तुम पूरी ज़िंदगी के लिए मेरे हस्बैंड बनोगे, जैसे हम आधी ज़िंदगी दुश्मन बन के रहे, क्या तुम
बाकी ज़िंदगी मेरे प्यार, मेरे लवर और मेरे हस्बैंड बनकर रहोगे। ये सुनकर वांग जी शॉकिंगली बस विंग को देखे जा रहा था। वहीं विंग की आंखों में वांग जी के लिए बहुत सारा प्यार था। ये देखकर वांग जी भी बिना कुछ और कहे सीधा हाँ में सर हिलाता है और अपने हाथ को आगे कर लेता है। वहीं वो चारों तो डम्फाउंडली ये सब चीज़ें देख रहे थे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या उन लोगों से पूछना ज़रूरी नहीं है? क्या वो इनकी फैमिली नहीं है? और वहीं लांसी चैन शॉकिंगली ये सब देख रहे थे। वो कुछ और कहते उससे पहले ही वांग जी लांसी चैन की तरफ देखता है। वांग जी ने अपने हाथों में रिंग पहन ली थी, विंग का हाथ होल्ड कर रखा था, अपने गगा के पास जाता है और कहता है गगा चलिए शादी करवाइए हमारी। ये सुनते ही लांसी चैन कहते हैं वांग जी ये तुम क्या बोल रहे हो? जिस पर वांग जी कहता है आपने देखा नहीं, अभी विंग ने मुझे प्रपोज किया, मैंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और इसके बाद तो शादी ही होती है ना गगा, तो चलिए शादी करवाइए हमारी जल्दी से। ये सुनते ही लाल से चैन कहते हैं वांग जी तुम्हें हो क्या गया है? किसने तुम पर कोई ब्लैक मैजिक किया है? और वहीं यालनी कहती है विंग पक्का इस लड़के ने तुम पर किसी मैजिक का इस्तेमाल किया है, बताओ मुझे, मैं पक्का उसका तोड़ ढूंढ करूंगी। तुमने कर्ज का तोड़ ढूंढा, मैं पक्का इस ब्लैक मैजिक का तोड़ तो ढूंढ कर ही रहूंगी, तुम बस मुझे बताओ। वहीं विंग उन लोगों की तरफ देखता है। तभी आचिंग कहता है विंग तुम बस बताओ मुझे इसने तुम्हारे साथ क्या किया है, मैं इसका दांत तोड़ दूंगा। और ये सुनते ही विंग आचिंग को घूर कर देख कर कहता है खबरदार जो तुमने मेरे लांजान की तरफ नजर भी उठाई तो। और ये बोलकर वो वांग जी को अपने पीछे होल्ड करता है और आचिंग को ग्लेयर करता है। ये देखकर आचिंग कहता है शिजी इसके ऊपर पक्का ब्लैक मैजिक हुआ है। तभी याली कहती है कोई शक नहीं है। तभी महंगा कहता है वांग जी इधर आओ तुम, आखिर तुम इस लड़के के साथ कैसे रह सकते हो, ये हमारा दुश्मन है। जिस पर वांग जी कहता है दुश्मन होगा आपका, मेरा तो ये हस्बैंड है। और ये सुनते ही विंग खुश होकर कहता है सच में लांजान। जिस पर वांग जी कहता है बिल्कुल विंग, और वो विंग के हाथ को पकड़कर उस पर किस करके कहता है विंग आई लव यू। जिस पर विंग भी वांग जी के गले में अपनी बाहें डालकर कहता है आई लव यू वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है विंग हम अलग घर बनाएंगे और उसमें बहुत ही खुशी से रहेंगे, वैसे भी मुझे नहीं लगता गगा और ये बाकी सब हमारी मैरिज के लिए मानेंगे। जिस पर विंग कहता है हाँ बिल्कुल लांजान हम अलग घर में रहेंगे जहाँ हम एक छोटा सा गार्डन बनाएंगे और उसमें बहुत सारे रैबिट्स और बहुत सारे पिकॉक्स रखेंगे। जिस पर वांग जी कहता है हाँ और हम उसमें बहुत सारी मुर्गियाँ भी रखेंगे। जिस पर वांग जी कहता है विंग कहता है किस लिए? जिस पर विंग कहता है क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। और वो लोग ऐसे ही अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे थे और वही वो चारों के चारों लोग इन दोनों को देख रहे थे। क्या ये लोग इनविजिबल है? शिजान के दिमाग में तो सिर्फ यही चीज़ आ रही थी, क्या वो इनविजिबल है? क्या उसके भाई को उसकी बातें उसका प्रेजेंस फील नहीं हो रहा? और वो वांग जी के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहते हैं वांग जी चलो मेरे साथ, तुम इस इंसान के साथ नहीं रहोगे। तभी याले भी विंग का हाथ पकड़कर कहते हैं विंग चलो मेरे साथ, तुम इस इंसान के साथ नहीं रहोगे, ये हमारा दुश्मन है। जिस पर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, यानले की तरफ देखते हैं और फिर वो लाल सिचन की तरफ देखते हैं और वो दोनों एक साथ चिल्लाते हैं दुश्मन हो गए वो आपके, मेरे लिए कोई दुश्मन नहीं है। और ये बोलकर याले से हाथ छुड़ाकर विंग सीधा वांग जी के पास जाता है। वांग जी भी लाल सिचन से अपने हाथ को छुड़ाकर विंग के पास जाता है, उसे टाइटली हक करता है और वो दोनों एक दूसरे को हक करके वहीं बैठे रहते हैं। तभी महंगा लाल सिचन के कान में धीरे से कहता है शिचैन तुम्हें प्यार से वांग जी से बात करनी चाहिए, गुस्से से काम नहीं चलेगा। वहीं जांग चैन भी यानली से कहता है शिजी हमें प्यार से बात करनी चाहिए क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। ये देखकर यानली कहती है बिल्कुल। और फिर वो चारों बड़े ही प्यार से कहते हैं वांग जी विंग। जिस पर वो दोनों उनकी तरफ देखते हैं। यानली कहती है विंग आखिर तुम्हें हुआ क्या है, तुम इस लड़के के प्यार में इस तरीके से अंधे कैसे हो सकते हो कि तुम हमारी फैमिली दुश्मनी को भूल जाओ। तभी लाल सिचन भी कहते हैं वांग जी तुम कैसे बोल सकते हो कि इसकी वजह से हमारी ग्रैंडमदर की डेथ हुई थी। ये सुनकर विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हालांकि ये चीज़ सच थी, लेकिन एक प्रीस्ट ने जब थोड़ा पास्ट देखा था तो उन्होंने उसे बता दिया था कि उनकी ग्रैंडमदर की डेथ उनके अटैक की वजह से नहीं हुई। वो अपने दोनों ब्रदर्स और उनकी तरफ देखते हैं, उनके जो रिलेटिव्स खड़े थे, उनके जो फैमिली मेम्बर्स खड़े थे। विंग कहता है शिजी ग्रैंडमदर की डेथ अंकल
अंकल लान की वजह से नहीं हुई। वहीं वांगजी कहता है ब्रदर ग्रैंडमदर की डेथ अंकल विचांगसे की वजह से नहीं हुई। ये सुनकर शिचान कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता? जिस पर वांगजी और विंग एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं क्योंकि हम पास्ट में गए थे और हमने सारे इंसिडेंट देखे थे, इसलिए हमें पता है कि उनकी डेथ इस वजह से नहीं हुई। हालांकि उन्होंने ये इंसिडेंट बस थोड़ा बहुत ही देखा था, लेकिन ज़्यादा नहीं। उन्हें भी सच्चाई इतनी ज़्यादा तो नहीं पता थी, लेकिन हाँ वो अंदाज़ा लगा सकते थे कि शायद बाउसन सेरन की डेथ उनके फादर्स की वजह से तो नहीं हुई। और ये सब सोचकर वो लोग अपनी फैमिली को भी यही बताते हैं। तभी जांग चैन पूछता है विंग क्या तुम सच में पास्ट में गए थे? जिस पर विंग और वांगजी उन्हें देखकर सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे उन्होंने कर्ज को तोड़ा, कितनी बार वो लोग साथ में लड़े, एक दूसरे के प्यार को किस तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट किया, कैसे एक दूसरे से इजहार किया, क्या कुछ हुआ इन 2 महीनों में, कैसे कैसे वो किन किन चीज़ों से लड़े। वहीं उन सब की बातें सुनकर इन लोगों को तो यकीन नहीं हो रहा था कि ये 2 महीनों में इतनी बुरी तरीके से इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए थे। वहीं लांसी चैन को अपने भाई की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि उसके भाई ने इतने टफ टाइम में किस तरीके से सरवाइव किया होगा। वांगजी और विंग उन्हें ये भी बताते हैं कि उनके पास उनके मैजिकल पावर्स भी नहीं थी, बल्कि वो बिना किसी मैजिकल पावर्स के वहाँ पर मौजूद थे। ये सुनकर तो उनकी हालत ही ख़राब हो जाती है। आखिर में जब विंग और वांगजी अपनी बात ख़त्म करते हैं तब यानली और लांसी चैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि जिन्होंने अपने प्यार के लिए इतना कुछ किया उन्हें अपने प्यार के साथ रहने का इतना तो हक बनता है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी इस फैमिली दुश्मनी को भूलकर एक साथ रहेंगे और साथ में एक अच्छा बॉन्ड बनाएंगे। और ये जानकर हिंग और वांगजी को भी काफ़ी खुशी होती है कि चलो फाइनली उनकी फैमिली में ये बेकार की दुश्मनी तो ख़त्म हुई, जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था। वो लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनकी फैमिली उनके इस रिश्ते के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाती है और जल्द ही उनकी शादी की डेट भी फिक्स कर दी जाती है। जहां विंग और वांगजी तो अपनी मैरिज के बारे में सोचकर ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वांगजी भाग कर अपने कपड़े और बाकी सारा काम देख रहा था। लांसी चैन अपने भाई की एक्साइटमेंट देखकर और भी ज़्यादा खुश थे। वहीं आले भी विंग की खुशी साफ साफ देख पा रही थी। विंग जल्दी ही अपने लिए अपनी वेडिंग आउटफिट डिसाइड करता है, लेकिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे को अपने वेडिंग आउटफिट नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उनके वेडिंग आउटफिट वो किसी को नहीं दिखाएंगे। अंजी काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो विंग से शादी कर रहा है और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। जब उनकी वेडिंग का डे आता है वांगजी बहुत अच्छे से तैयार होता है अपनी वेडिंग के लिए। वांगजी ने एक ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और विंग ने वाइट कलर का सूट पहना हुआ था। बिल्कुल अपनी पर्सनालिटी से अपोजिट कपड़े पहने हुए थे दोनों ने। दोनों आराम से अपने कपड़ों को सही करते हैं। यानली विंग को लेने के लिए आती है क्योंकि वो विंग को खुद उसके मैरिज हॉल तक लेकर जाने वाली थी। वहीं साथ में आचिंग भी विंग के साथ आता है। विंग के पेरेंट्स नहीं थे इसलिए वो ये करते हैं। वहीं अंकल जांग फेंग विंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो विंग के मैरिज में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें पता है उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी वो विंग के मैरिज देखना चाहते हैं जो कि विंग के फादर की विश थी। विंग भी अंकल जांग फेंग की इस विश को फुलफिल करता है और सिर्फ कुछ टाइम के लिए अंकल जांग फेंगमिया को उस घर से उन रस्सियों से आज़ाद करता है। लेकिन विंग जांग फेंगमिया को धमकी भी देता है कि अगर उन्होंने मैरिज में कुछ भी छोटी सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो वो अंकल जांग फेंगमिया को नहीं छोड़ेगा। और जांग फेंगमिया भी विंग की बात से पूरी तरीके से एग्री करते हैं। जांग फेंगमिया जो कि फर्स्ट रो में बैठकर विंग की मैरिज देख रहे थे, उनके हाथ में एक फ़ोटो थी जिसमें विचांग से और कांगसे सेरन की फ़ोटो थी, जैसे वो उन्हें उनकी मैरिज दिखा रहे हो। विचांग से की आंखें नम थी जांग फेंगमिया की आंखें नम थी। वो इनकी मैरिज देख रहे थे। वो अपने मन में कहते हैं अगर आज चांग से तुम जिंदा होते
तो तुम अपने बच्चे की मैरिज देखते कितना खुश होते तुम। और ये सोचकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वही वी जो कि वाइट आउटफिट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, चार्मिंग और प्योर लग रहा था, वो बड़े ही आराम से एलिगेंटली वहाँ खड़ा हुआ था। इनके होठों की स्माइल तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और वही विंग के होठों के नीचे तिल तो बिल्कुल चांद चांद लगा रहा था। यानली विंग को देखकर बड़े ही प्यार से कहती है, विंग तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। इस पर विंग कहता है, शिजे आपसे कम। ये सुनकर यानली विंग को हल्का सा हिट करती है। इस पर विंग कहता है, शिजे आज मेरी मैरिज है, आज तो हिट मत कीजिए। जिस पर यानली हंसने लगती है। फिर वो भी नीचे जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। आज जो कि वहीं विंग के पास ही रिंग लेकर खड़ा था। ये देखकर विंग कहता है, तुम्हारा क्या इरादा है कि यहाँ पर जो पर्सन आएगा तुम उसे रिंग पहना दोगे। जिस पर आशिक विंग को घूर कर देखता है, और वही विंग बस स्माइल करता है। थोड़ी देर में वांग जी वहाँ आता है, जिसने ब्लैक कलर का आउटफिट पहना हुआ था, जिसे देखकर विंग के तो धड़कन ही रुक जाती हैं, क्योंकि वांग जी सच में बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। ये देखकर विंग अपने मन में कहता है, सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो तुम। और ये सोचकर विंग के होठों पर एक स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखें जो कि ना चाहते हुए भी नम हो गई थी, क्योंकि कभी कभी विंग को पास्ट में जब वो टाइम ट्रैवल कर रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने लानजान को खो ही देगा, लेकिन आंची हर बार उसके पास बच कर आया, और ये चीज़ विंग को उससे प्यार करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर चुकी थी। उसका प्यार और भी डीपर हो चुका था। विंग ये सब देख रहा था। तभी आचिंग कहता है, विंग क्या तुम रोने वाले हो, प्लीज़ रोना मत। जिस पर विंग बस आचिंग की तरफ देखता है, और आचिंग के इस तरह बोलने से विंग के वो इमोशन जो उसके आंसू थे वो भी कहीं गायब ही हो जाते हैं। विंग फिर आगे बढ़ता है और लान सिचन से उसके भाई का हाथ लेता है। लान सिचन विंग की तरफ देखकर कहते हैं, अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ मैं तुम्हें दे रहा हूँ, संभाल कर रखना। जिस पर विंग कहता है, अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा। ये सुनकर लान सिचन के भी होठों पर स्माइल आती है। वही वांग जी जो कि स्माइल कर ही रहा था, उसके होठों की स्माइल तो एक पल के लिए भी फीकी नहीं पड़ी। विंग उसे ऊपर स्टेज पर लेकर जाता है। प्रीस्ट उनके सारे मैरिज रिचुअल्स कराते हैं, उन्हें रिंग देते हैं, जिन्हें वो एक्सचेंज करते हैं। वहीं आचिंग जो कि रिंग देता है, लेकिन तभी आचिंग की नज़र उस पर्सन पर जाती है जो कि वांग जी को रिंग दे रहा था। ये और कोई नहीं बल्कि वैनिंग था, जो कि वहीं खड़ा था। वैनिंग दिखने में काफ़ी क्यूट और स्वीट बॉय लग रहा था। आचिंग तो बस उसे देखता ही रह गया था, या यूँ कहीं आचिंग को भी पहले नज़र का प्यार हो गया था, और आचिंग बस वैनिंग को घूरे जा रहा था। विंग रिंग एक्सचेंज करता है, और फिर प्रीस्ट उन्हें उनकी मैरिज लॉक करने के लिए कहते हैं। जिस पर विंग आगे बढ़ता है और वांग जी के फॉरहेड पर किस करता है। ये देखकर सब क्लैपिंग करने लगते हैं वांग जी के, बल्कि जो झुकी हुई थी उसके होठों पर भी एक स्माइल थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और फिर नीचे आते हैं, सबसे ब्लेसिंग लेते हैं। मिस अंकल जांग फैंग में भी उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। उसके बाद वो वापस उसी घर में आकर अपनी वाइफ के पास बैठ जाते हैं। मैडम यू जांग फैंग में की तरफ देखकर कहती है, तुमने ये ठीक नहीं किया। जिस पर जांग फैंग में कहते हैं, और जो तुमने किया उसके आगे। जिस पर मैडम यू कहती है, मैंने ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए किया। जिस पर जांग फैंग में कहते हैं, जितना चांग से तुम्हें देखकर गई थी ना, उसके आगे ये बहुत कुछ था। उसने अपने बच्चों के लिए तुम्हें आधी प्रॉपर्टी दे दी थी। जिस पर मैडम यू कहती है, लेकिन फिर भी मुझे ये सब चाहिए था। जिस पर जांग फैंग में कहते हैं, अगर तुम अपने लालच पर काबू रखती ना, तो आज सच में हमारे पास सब कुछ होता, साथ में बच्चे भी। तुम्हारे बच्चे तो नहीं है ना, अब तुम कैसे इस तरीके से सरवाइव कर पाओगी। ये सुनकर मैडम यू को भी अपनी गलती रियलाइज़ होती है कि उन्होंने अपने लालच के चक्कर में, पैसों के चक्कर में, इस धन दौलत के चक्कर में क्या कुछ खो दिया। मैडम यू के कोई बच्चे नहीं थे, और जहाँ कांगसे सर ने मैडम यू को अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यही सोच कर दी थी कि मैडम यू के पास उनके खुद के बच्चे तो नहीं है, कम से कम वो उनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल तो पाएंगे ना। इससे मैडम यू के पास भी बच्चों का प्यार होगा, और साथ में एक माँ बनने का उनके पास हक होगा, क्योंकि कांगसे सरन तो इस माँ बनने की फीलिंग को ज़्यादा समय तक जी ही नहीं पाए, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। लेकिन वो
मैडम यू को ये फीलिंग लौटाना चाहती थी ताकि मैडम यू भी फील कर सके कि एक माँ बनना किसे कहते हैं। लेकिन मैडम यू अपने लालच के चक्कर में इस चीज़ को फील नहीं कर पाई, इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। उन्हें बस ये तीनों बच्चे बोझ लगते थे, बिल्कुल ट्रैश लगते थे कि बस ये अपने पेरेंट्स के पैसों की वजह से ही इस तरीके से आराम से रह पा रही हैं। मैडम यू को अपनी गलती रियलाइज़ हो चुकी थी, लेकिन अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि जो होना था वो हो चुका था। सब कुछ अब पूरी तरीके से मैडम यू की लाइफ से ख़त्म हो चुका था। अब हम विंग और वांगची को देखते हैं जो कि अपने हनीमून पर थे, क्योंकि वो घर आए ही नहीं। शादी के तुरंत बाद मैरिज हॉल से निकलते ही उन लोगों को उनका हनीमून टिकट मिल चुका था, जो उन्हें मैंग्याओ और आचिंग की वजह से मिला था, क्योंकि उन दोनों ने उन्हें अलग अलग हनीमून टिकट्स दिए थे। यहाँ तक कि यानली ने भी बहुत सारे जगह के प्लेसेस के बारे में बताया था और फिर उन दोनों बहन भाइयों ने डिसाइड करके इन दोनों को एक हनीमून टिकट दिया था। और वहीं लांसेचर और मैंग्याओ ने भी अपनी तरफ से उन्हें एक हनीमून टिकट दिया था और दोनों के पास हनीमून टिकट्स हो चुके थे और वो दोनों अब हनीमून पर निकल चुके थे अपनी उस कार को लेकर, एक नए सफ़र को लेकर। और दोनों अपने इस नए सुनहरे ज़िंदगी के सफ़र पर निकल चुके थे, जहाँ उतार चढ़ाव तो बहुत आएंगे लेकिन ज़िंदगी है, जिएंगे तो मौज से ना। और इनकी ये प्यार की जर्नी बहुत खूबसूरती से बीतती है। ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलता है उन्हें, कुछ खट्टे मीठे रिश्ते भी मिलते हैं जिन्हें उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दोनों के लाइफ में सब कुछ था, या यूँ कहें बहुत कुछ था। दोनों को एक प्यारा सा बेबी भी मिला था जो कि उनका बेबी बॉय था और वो बहुत क्यूट था, जो कि विंग और वांग जी के लिए उनकी ब्लेसिंग था, यानी कि यूँ कहें गॉड की ब्लेसिंग था। उनके प्यार का एक छोटा सा गिफ्ट था। दोनों अपनी ज़िंदगी को उस तरीके से जीते हैं जिस तरीके से वो जीना चाहते थे और अपनी ज़िंदगी के सफ़र को काफ़ी ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। प्यार की इस दुनिया में दोनों पूरी तरीके से खो जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी एक प्यारी सी स्वीट सी हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होती है। हालांकि इसमें मैंने कोई 18+ सीन नहीं डाले, लेकिन मैंने एक स्वीट सी लव स्टोरी बनाई है। आई होप अब सबको पसंद आई होगी, और जिन्हें थोड़ी बहुत इस लव स्टोरी से कंप्लेन हो तो बता सकते हो। मैं ऑब्वियसली कभी कभी स्पेशल चैप्टर्स डाल देती हूँ। अगर किसी को कोई ये कहे कि दी आपने इनमें थोड़ा और रोमांस दिखाना था, तो मैंने वो अभी नहीं डाला है, क्योंकि मेरे लिए स्टोरी इस तरीके से ही मैंने सोची थी और जिस तरीके से मैंने स्टोरी को इमेजिन किया था मैंने उस तरीके से ही इसे पेश किया है, एक प्यार के तरीके से। आई होप आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। और इसका और जो एक नेक्स्ट स्टोरी मैंने बताई थी कि मैं एक और बहुत ही प्यारी सी स्वीट सी स्टोरी लेकर आऊँगी जो कि एक न्यू होगी, उसके बारे में आपको बता दूँगी। और उसके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक कमेंट डालूँगी, देख लीजिए, या तो मैं वीडियो डालूँगी या फिर एक पोस्ट करूँगी। आप बताइए आपको कैसी स्टोरी पसंद है। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और गाइस, अगर आपको मेरी आवाज़ अजीब लगे तो प्लीज़ थोड़ा टॉलरेट कर दीजिए, क्योंकि मुझे कोल्ड हो चुका है और आपको तो पता ही होगा, कोल्ड में कफिंग में आपकी आवाज़ की बैंड बजती ही है और मेरी आवाज़ बहुत हैवी हो चुकी है। मैंने खुद भी बहुत बार ये सुनी थी रिकॉर्डिंग, पर मैं क्या कर सकती हूँ, रिकॉर्डिंग तो मुझे करनी है। और आई होप मेरी आवाज़ की वजह से स्टोरी में कोई दिक्कत ना हुई हो। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।